Hello everyone, welcome to Visionary Classes. So today we will going to discuss on CUCAT 2021 paper, that is on the previous year question. Okay, so we are discussing on the environmental science subject, that is PGQP32. So this will be lecture number 10, and you all of you know that CUET exam has came. ठीक है, तो PG एंट्रेंस जो CUET का होने वाला है उसके जो फॉर्म्स हैं वो आ चुके हैं। आप सब इस फॉर्म फिलअप को जल्द से जल्द करें, एंड वी विल हैव ए सेपरेट वीडियो हाउ टू फिल द फॉर्म एंड विच यूनिवर्सिटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट। ओके, और जहाँ पे रिसर्च अच्छी हो रही हो तो इस चीज़ पे भी हम डिस्कस करेंगे। बट स्टिल जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, दे कैन ज्वाइन इट, एंड दोज हु आर वेरी वेरी इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दी रेगुलर क्लासेस दैट इज हैपनिंग विद द डेली मॉक टेस्ट एंड दोज सब notes materials, those who needed it, okay, they can join us to the contact details that is given in the description box। आप सब व्हाट्सअप कर सकते हो वहाँ पे और आप कांटेक्ट हो सकते हो, ठीक है, जो कि रेगुलर बैचेस चल रहा है उसके लिए। क्लियर है? तो आगे चलते हैं, हमारा लेक्चर नंबर 10 शुरू करते हैं। तो आज का जो लेक्चर नंबर 10 है उसमें हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ओके, लेट्स बिगिन। So जो पहला क्वेश्चन है, the first question that we are seeing here, it is given that arrange the following parts of a nephron in order in which they change the character of a glomerular filtrate and convert it into urine, beginning with the first। ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक कैसे यूरिन में कन्वर्ट होता है इस चीज को देखने की बात चल रही है। तो इसको अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो इसमें हम कैसे देखेंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो सीक्वेंस है वो आइए उसको पहले जान लेते हैं। तो पहला जो सीक्वेंस है उसमें वो होता है कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबिकल में आपका यूरिन जाता है। क्लियर है? पहले वो सब्सटेंस जो होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम से वहां पे पहुंचता है। सेकेंड में आपका होता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, जिसमें से वो पास आउट होता है। थर्ड पोर्शन में फिर असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हिनले, वहां पे पास आउट होता है। फिर आपका जो फोर्थ स्टेप है उसमें आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबिकल में जाता है। लास्ट में आपका कलेक्टिंग ट्यूबिकल में जाता है। क्लियर है? अब जानते हैं कि इसमें प्रोसेस में हो क्या रहा है, हर स्टेप में आपका क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, इस चीज को जानने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट थिंग यू विल सी हियर, दैट इज गिवन दैट द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबिकल एब्जॉर्ब्स द सॉल्ट, वाटर, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, पोटेशियम, यूरिया, फॉस्फेट एंड सिट्रेट। तो इन तरीके के जितने भी कंपाउंड्स या एलिमेंट्स है इनको प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबिकल में ही एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये जो एब्जॉर्प्शन है, दिस एब्जॉर्प्शन प्रोसेस इज डन बाय द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबिकल दैट हेल्प्स टू मैनेज द पीएच लेवल ऑफ ए ब्लड एज वेल। ठीक है, ये पीएच भी मेंटेन करता है ब्लड का। इतना क्लियर है? फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे ये बोलता है कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबिकल एब्जॉर्ब अराउंड 2/3 ऑफ द सॉल्ट एंड वाटर। 2/3 ऑफ द सॉल्ट और वाटर उसको भी वो एब्जॉर्ब करता है। देन कम्स टू डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, जो कि एक परमेबल टू वाटर है, और इसमें क्या हो रहा है कि वाटर डिफ्यूजेस इनटू द हाइपर स्मॉलर मिडुलर इंटरस्टिटम, यहाँ पे वाटर डिफ्यूज हो जाता है। इतना तो क्लियर है? थर्ड स्टेप पे आपका लिखा है कि थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, तो इसमें क्या हो रहा है कि इट एब्जॉर्ब्स रीएब्जॉर्ब्स, दोबारा रीएब्जॉर्ब करता है किसको? सोडियम क्लोराइड को, व्हिच डाइल्यूट्स द यूरिन, फिर यूरिन को वो डाइल्यूट करता है। क्लियर है? Then comes fourth, that is the distal convoluted tubercle, is a short nephron segment interposed between the macula densa and collecting duct, ये इन दोनों के बीच में है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि even through it is a short, it plays a key role in regulating the extracellular fluid volume and electrolyte homeostasis। इतना क्लियर है? तो ये इस चीज में भी काम आता है। फिफ्थ में आप देखो कि रेनल कलेक्टिंग ट्यूबिकल है, दैट आल्सो कॉल्ड एज डक्ट ऑफ बेलिनी, जो कि एक लॉन्ग नैरो ट्यूब है इन द किडनी दैट कंसंट्रेट एंड ट्रांसपोर्ट द यूरिन फ्रॉम द नेफ्रॉन्स। ये फाइनली आपका यूरिन ट्रांसपोर्ट करता है नेफ्रॉन से। इतना क्लियर है? तो दिस इज द सीक्वेंस, यू शुड नो दिस सीक्वेंस 1 2 3 4 हाउ इट इज वर्किंग फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। इतना क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। तो इसमें आप पिक्चर दिखाते हैं आपको। तो ये जो है ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबिकल से शुरू हो रहा है, जहां पे आप ये देख सकते हो शुरू में ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबिकल का पार्ट है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डक्ट ऑफ बेलिनी है, हेनले के दो लूप है। ठीक है, डक्ट ऑफ बेलिनी है, यहाँ पे आपका वो है जो ग्लोमेरुलर कैप्सूल्स के ऊपर जो है आपका ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मौजूद है। फिर क्या है, यहाँ पे आपका हेनले लूप दो तरीके का आ रहा है, एक है असेंडिंग एक है डिसेंडिंग। असेंडिंग में हमने पढ़ा कि वहां पे रीअब्जॉर्ब होता है NaCl, डिसेंडिंग में हमने पढ़ा कि वहां पे अपना वाटर को वो डिफ्यूज करता है।
क्लियर है। डक्ट ऑफ बेलिनी से तो हमारा जो यूरिन है वो बाहर निकलता है, इतना तो क्लियर है, इतना आप जान रहे हो। यहाँ पे एक आप ओवरव्यू पिक्चर्स भी देख सकते हो, जिसमें आप देख सकते हो डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। तो ये डिसेंडिंग लिम्ब असेंडिंग लिम्ब का आप पिक्चर देख सकते हो, जिसमें कि वाटर और यूरिया हो रहा है डिसेंडिंग लिम्ब में, ठीक है, और आपका असेंडिंग लिम्ब में NaCl 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 वाटर के साथ ऊपर चढ़ रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पे यूरिया अंदर जाता है डिसेंडिंग में, और असेंडिंग में आपका वाटर ऊपर जा रहा है, NaCl बाहर आ रहा है। दिस इज वेरी क्लियर, ओके। सो दिस वन इज वेरी क्लियर, आप पिक्चर के थ्रू से देखो, ठीक है। तो वाटर बाहर, यूरिया अंदर, क्लियर है। नाउ दिस इज दिस थिंग अगेन यू कैन सी, यहाँ पे जो आप देख सकते हो ये थिक है, असेंडिंग लिम्ब जो होता है वो दैट इज वेरी थिक, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हैंडले जो होता है वो काफी थिक होता है। तो ये अलग अलग पिक्चर्स में आपको दिखा रहा हूँ फॉर योर क्लैरिटी की किस तरीके का पिक्चर होता है एक नेफ्रॉन में, ओके। ये तो क्लैरिटी आपको मैंने दे दिया। देन कम्स प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबिकल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबिकल में आप क्या देख सकते हो, ग्लूकोज है, एमिनो एसिड्स है, यूरिया है, सोडियम है, पोटेशियम है, फॉस्फेट है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, वाटर है, ये सारे मौजूद है किसमें, प्रॉक्सिलेट कन्वोल्यूटेड ट्यूबिकल में, ओके। यहाँ पे और भी चीजें हैं, प्रॉक्सिमल स्ट्रेट ट्यूबिकल में आपका फॉस्फेट 15% एब्जॉर्ब होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबिकल में ये सारे एब्जॉर्ब होता है, और प्रॉक्सिमल स्ट्रेट ट्यूबिकल में फॉस्फेट 15% एब्जॉर्ब होता है। ठीक में तो आप समझ रहे हो, सोडियम होगा, कैल्शियम होगा, पोटेशियम होगा, मैग्नीशियम होगा, ठीक है। रीएब्जॉर्प्शन इन दी नेफ्रॉन का हम एक पिक्टोरियल व्यू दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रीएब्जॉर्प्शन होता है। फिर आपका यहाँ पे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबिकल होता है, जिसमें आपके आप सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर, यूरिया ये सब एब्जॉर्ब होता है। लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट है, जिसमें कि सोडियम, वाटर एंड यूरिया एब्जॉर्ब होता है। और फाइनली आपका ब्लैडर होता है, जहां से आपका एक्सक्रीट होता है यूरिन, तो जिसमें कि पोटेशियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट का कंसंट्रेशन होता है, और सोडियम, कैल्शियम वहां पे लेस देन 1% होता है, वाटर एंड यूरिया भी वहां पे मौजूद होते हैं। सो दिस इज द ओवरऑल रीएब्जॉर्प्शन मेथड्स इन दी नेफ्रॉन, ठीक है। तो इन डिटेल यहाँ पे आपको ये चीज दिखा दिया गया है, दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, जिससे कि आपको ये सारा चीजें भी समझ में आएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे ये पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल इन द वाटर, ठीक है। आइए चलते हैं, सबकी सॉल्युबिलिटी देख लेते हैं। पहले पहले मर्क्यूरी की सॉल्युबिलिटी देखते हैं। तो अगर हम बात करें प्योर मर्क्यूरी की, ये सॉल्युबिलिटी इसका जो है दैट इज 0.0000056 ग्राम पर लीटर। तो 1 लीटर में इतना ही अमाउंट ऑफ तुम्हारा प्योर मर्क्यूरी डिसॉल्व हो सकता है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी काफी लो है। बट अगर मिथाइल मर्क्यूरी क्लोराइड की बात करें तो उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी 0.1 ग्राम पर लीटर है, और वहीं डाई मिथाइल मर्क्यूरी की बात करें तो ये 1 ग्राम पर लीटर है। तो ये काफी ज्यादा है, हाई सॉल्युबिलिटी, इसको अगर हम बोले दिस इज हाई सॉल्युबिलिटी, ओके। तो इसका एप्लीकेशन क्या है, व्हाट इज द एप्लीकेशन, ओके। सो मिथाइल मर्क्यूरी इज वेरी पॉइजनस फॉर्म ऑफ मर्क्यूरी, इट फॉर्म्स व्हेन ए बैक्टीरिया रिएक्ट्स विद द मर्क्यूरी इन द वाटर, सॉइल और प्लांट्स। ये जब रिएक्ट करता है वाटर, सॉइल और प्लांट्स में, तब ये पॉसिबिलिटी होता है कि ये खराब करेगा। Then it was used to preserve the grain fed to the animals, okay. Methyl mercury poison has occurred in the people who have eaten the meat from the animals that ate the grains that was treated with the form of mercury। तो mercury से जो grain में treat होता है उससे ये फैल सकता है methyl mercury। उसी तरीके से dimethyl mercury is extremely toxic and dangerous to handle, okay। So अगर ये extremely toxic है, then what is it is definitely soluble in the water, that's right, dimethyl mercury is definitely soluble in the water। तो this was the answer, ठीक है। फिर अगर हम बात करें, इसके बाद आता है आपका लेड सल्फाइड। तो लेड सल्फाइड जो है दैट इज इनसॉल्युबल मेटल सल्फाइड इन द वाटर, ठीक है। इट फॉर्म्स ए ब्लैक प्रिसिपिटेट इन द वाटर, ये एक ब्लैक प्रिसिपिटेट प्रोड्यूस करता है वाटर में, और जो पीवीएस डिसॉल्व इन द नाइट्रिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व होता है, कौन, लेड सल्फाइड जो आपका होता है, क्लियर है ये। देन कम्स प्योर मेटल, प्योर मर्क्यूरी जिसकी हम बात कर रहे थे, प्योर मेटल के फॉर्म में प्योर मर्क्यूरी की बात किया, तो प्योर मर्क्यूरी काफी स्टेबल होता है, does not tarnish at the ordinary temperature, ये ordinary temperature में भी tarnish नहीं हो रहा है, तो this is not the answer, pure metal is never going to the answer of solubility, clear है। फिर बात आता है कि it forms alloy with most of the metal, ये most of the alloy metal के साथ form करता है, it is not soluble in water or other liquids but dissolve in the lipids, ठीक है, lipids में dissolve होता है, fats and oils में ये definitely dissolve होता है, ठीक है। It is an excellent conductor of electricity also, so you know some properties of mercury, because mercury जो है poison that is very famous, ठीक है। mercury का जो poison है, mercury काफी poisonous होता है and it is very famous, ठीक है। mercury is काफी
फेमस है, पॉइजनस है और काफी फेमस है मर्क्यूरी जो है, ठीक है। तो आप इसको भी जान लो कि मर्क्यूरी काफी पॉइजनस होता है एंड इट इज वेरी वेरी टॉक्सिक टू द ह्यूमन। क्लियर है? तो दिस इज द पार्ट ऑफ योर मर्क्यूरी टॉक्सिसिटी जिसको आपको पढ़ना है, ठीक है। और मर्क्यूरी से कौन सा डिजीज हो रखा है? मिनमाटा डिजीज हो रखा है। यू हैव नोन इट वेरी वेल, ठीक है, जापान में जो आया था। देन कम्स दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इस क्वेश्चन में हम पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि इस क्वेश्चन में डीएनए के बारे में, तो डीएनए लाइगेज के बारे में बताया है, ठीक है। तो डीएनए लाइगेज, डीएनए गायरेज, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए हेलिकेज, इसके बारे में बताया। तो ये सब क्या करता है? डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए हेलिकेज, इनका रोल क्या है, ठीक है। वी आर रीडिंग दिस थिंग। तो आइए जानते हैं। देखो लाइगेज का मीनिंग होता है ज्वाइनिंग, लाइगेज कर रहा है तो इट शुड बी सीलिंग समथिंग। क्लियर है? डीएनए गायरेज का मीनिंग क्या होगा? डीएनए गायरेज होगा आपका रिप्लेस दी सुपर कॉइल्स, ठीक है। पॉलीमरेज क्या होता है? पॉलीमरेज में सिंथेसिस होता है बेसिकली, पॉलीमर्फ, पॉलीमर्फ जान रहे हैं तो पॉलीमरेज, ठीक है, तो वो सिंथेसिस करेगा। देन हेलिकेज, हेलिकेज हेलिकल स्ट्रक्चर से आप जान सकते हो कि अनवाइंडिंग करेगा। ये एक तरीके से गेस भी लगा सकते हो जो नॉन बायो बैकग्राउंड से है, बट बायो बैकग्राउंड वाले जरूर इसको जानते हैं, बट स्टिल यू विल बी वेरी मच ईगर टू नो कि इसका आंसर कैसे बनाए हैं। सर पढ़ना सीखो, डीएनए और आरएनए के बारे में डेफिनेटली आएगा। दोज हु आर डूइंग द रेगुलर क्लासेस उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सारे के सारे ज्वाइन कर चुके हैं एंड दे आर प्रिपेयरिंग इट वेल। स्टिल यू हैव चांसेस टू ज्वाइन इन दिस मंथ आफ्टर। इसके बाद काफी डिले हो जाएगा तो आप लोग को फिर जो लेसन हैं उसको पढ़ाना फिर प्रॉब्लमेटिक होगा। तो अभी भी आपके पास टाइम है, यू शुड ज्वाइन विद इन दिस मंथ एंड कंटिन्यू योर प्रिपरेशन। क्लियर? देन इट कम्स डीएनए बैकबोन, ठीक है। डीएनए का एक बैकबोन होता है जिसमें आप देख सकते हो GCTTA, ठीक है, ये एक एंड है। यहाँ पे एक और डीएनए है जिसमें AATTCG है, ये एक एंड है, ठीक है। तो डीएनए लाइगेज में क्या होता है? डीएनए लाइगेज इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम, ए लाइगेज दैट फैसिलिटेट्स द जॉइनिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स together by catalyzing the formation of a phosphodiester bond। तो phosphodiester bond से इसकी ज्वाइनिंग होती है। दिस इज वेरी सिंपल, यू नो इट, ठीक है। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से इसकी ज्वाइनिंग होती है। क्लियर? डीएनए गायरेज की अगर हम बात करें तो डीएनए गायरेज सिंपल गायरेज होता है, इज एन एंजाइम विद इन द क्लास ऑफ टोपियोमरेज, इज ए सब क्लास ऑफ टाइप 2 टोपियोमरेजेस that reduces the topical strains in ATP dependent manner, while double stranded DNA is being unwounded by elongating the RNA polymerase। ये कैसे तोड़ता है? अनवाइंडिंग करता है डीएनए को by elongating the RNA polymerase और by helicase in front of progressing replication fork, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है DE, ठीक है। फिर यहाँ पे ये T सेगमेंट में इसने तोड़ दिया, अनवाइंड कर दिया, देखो दिस कैन बी यूज्ड टू अनवाइंड। यहाँ पे देखो गायर A, दिस इज गायर A एंड दिस इज गायर B। इन्होंने क्या किया है? डीएनए को तोड़ा है, डीएनए को तोड़ के वहां पे वो क्या कर रहे हैं? अनवाइंड कर रहे हैं। क्लियर है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए को वो तोड़ रहे हैं, एलोंगेटिंग द आरएनए पॉलीमरेज। क्लियर है ये कंप्लीट? तो डीएनए गायरेज का काम क्या होता है कि वो अनवाइंड करता है डीएनए को, ठीक है। इस वजह से इसका आंसर ये। देन कम्स डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है? डीएनए पॉलीमरेज इज ए मेंबर ऑफ ए फैमिली ऑफ एंजाइम्स that catalyzes the synthesis of DNA molecules from nucleoside triphosphates, ठीक है। कैटलाइज करता है द मॉलिक्यूल प्रीकर्सर ऑफ डीएनए, ये प्रीकर्सर है डीएनए से पहले बनने वाली जो चीजें है जिससे कि डीएनए सिंथेसिस होता है उसकी फॉर्मेशन करता है ये, ठीक है। तो ये द एंजाइम आर एसेंशियल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए वेरी मच हेल्पफुल होता है एंड यूजुअली वर्क्स इन द ग्रुप्स टू क्रिएट द आइडेंटिकल डीएनए डुप्लेक्स फ्रॉम ए सिंगल ओरिजिनल डुप्लेक्स, ठीक है। तो डीएनए बना रहा है, वी आर गेटिंग हियर, यहाँ से आपको डीएनए बनाते हुए दिख रहा है। 3' और 5' फॉस्फेटिक जो ग्रुप्स है उसके बारे में आप जानते ही हो। डीएनए के जब स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ाएंगे तब इस पे एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। अगर आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे तो वहां पे मैंने डीएनए के बारे में भी समझाया है, ओके। बट दोज वर अगेन आई एम टेलिंग, तो जिन्होंने क्लासेस कर लिया है उनके लिए काफी यूजफुल है क्योंकि उनमें ये सब चीजें समझाया जाएगा जो कि आप क्लासेस वगैरह कर रहे हैं जो बच्चे को, okay। Then comes DNA helicase। तो DNA helicase are essential during the DNA replication because they separate the double stranded DNA into single stranded, allowing each strand to be copied। एक strand को copy कर रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए लाइगेज है, आरएनए प्राइमर है, डीएनए प्राइमेज है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन है, टोपियोमरेज है, ये सब क्या कर रहा है? ये डीएनए को बॉन्ड कर रहा है, डीएनए को बॉन्ड करके आपका डीएनए बना रहा है। हेलिकेज क्या करता है? हेलिकेज का काम है आपका सिंगल को कॉपी करना,
ठीक है, डीएनए का रेप्लिकेशन में काम आता है। कौन? डीएनए हेलिकेज जो होता है, दैट हेल्प्स इन दी डीएनए रेप्लिकेशन। क्लियर है? तो यहाँ पे आप इस तरीके के फिगर के साथ आप अगर चीजों को पढ़ोगे देन यू कैन आंसर इट वेरी वेल। ठीक है, यहाँ पे पॉलीमरेज भी दिखाया, डीएनए लैगेज भी दिखाया, डीएनए प्राइमेज भी दिखाया आपको। ठीक है, ताकि आपके लिए बहुत इजी हो कि आपको पता चले कि कैसे कैसे कौन सा पोजिशन होता है। ठीक है, तो इतना तो आपको समझा दिया गया है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट्स। तो प्लांट्स के लिए इनमें से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, ये क्वेश्चन उसने पूछा है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें आपके जिंक है, कॉपर है, बोरोन है, क्लोरीन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मोलिब्डेनम है, मैंगनीज है, आयरन है, ये सारे आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है प्लांट्स के। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें, मैग्नीशियम ही एक ऐसा चीज है जो कि आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में नहीं गिना जाता है। दैट्स व्हाई दिस इज द आंसर। तो यू शुड नो अबाउट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऑफ प्लांट्स। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। क्लियर? ओके, नाउ दिस इज द क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कार्बन 14, कोबाल्ट 60, कैल्शियम 40 और क्रोमियम 52 में से कौन सा रेडियो आइसोटोप है? रेडियो आइसोटोप कौन है इसमें? अगर रेडियो आइसोटोप की अगर हम बात करें तो रेडियो आइसोटोप इसमें से कौन सा है? तो यू कैन सी इट वेरी वेल। रेडियो आइसोटोप्स जो होते हैं उनके तीन एप्लीकेशन होते हैं, जिसमें कि आप देख सकते हो एप्लीकेशन रिसर्च, एप्लीकेशन मेडिसिन, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ठीक है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो कार्बन 14 की अगर बात करें तो ये डेटिंग के लिए यूज होता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के लिए यूज होता है, और डिटरमाइन दी स्टेप्स इन्वॉल्व इन दी प्लांट फोटोसिंथेसिस, इसके लिए भी ये दिख रहा है। फॉस्फोरस 32 एंड 33 जो होता है यूज इन द रिसर्च इन्वॉल्विंग द बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। सेलेनियम 75 जो होता है प्रोटीन स्टडीज इन द लाइफ साइंस। ठीक है, स्ट्रोंशियम 85 होता है मेटाबॉलिज्म एंड बोन फॉर्मेशन स्टडीज में। हाइड्रोजन 3 एंड ट्रिटियम जो होता है यूज्ड टू स्टडी द लाइफ साइंस एंड ड्रग मेटाबॉलिज्म में काम आ रहा है। अमेरिकन 241 जो है वो यूनिफॉर्म थिकनेस देखता है, पेपर के रोलिंग वगैरह देखता है। सोडियम 24 जो है वो ऑयल वेल इंडस्ट्रीज टू लोकेट द पाइपलाइंस में देखता है। इरिडियम 192 जो है दैट टेस्ट टू इंटीग्रेट द बॉयलर्स एंड एयरक्राफ्ट पार्ट्स। यूरेनियम 235 जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह में यूज होता है। ठीक है, प्रोपल्जन ऑफ फ्यूल्स वगैरह में यूज होता है, फ्लोरोसेंट ग्लासवेयर्स में यूज होता है, उसके एप्लीकेशंस में यूज होता है। कैलिफोर्नियम 242 जो है वो डिटरमाइन दी सॉइल मॉइस्चर। क्लियर है? आगे चलते हैं कोबाल्ट। तो कोबाल्ट में आप देख सकते हो कि यहाँ पे रेडिएशन थेरेपी टू प्रिवेंट द कैंसर। आयोडीन 131 जो है ब्रेन ट्यूमर को लोकेट करने के लिए। कार्बन 14 जो है आपका पेशेंट का डायबिटीज को टेस्ट करने के लिए। कार्बन 11 क्या है? ग्लूकोज टू मॉनिटर द ऑर्गन्स ड्यूरिंग ए पेट स्कैन के लिए। ठीक है, सोडियम 24 क्या है? ब्लड सर्कुलेशन के लिए। थैलियम 201 जो है डिटरमाइन द डैमेज इन द हार्ट टिश्यू, डिटरमाइन द ट्यूमर्स। ठीक है, टेक्टिनम 99 क्या है? लोकेट द ब्रेन ट्यूमर, डैमेज्ड हार्ट, सेल रेडियो ट्रेसर इन ए मेडिकल डायग्नोस्टिक। ठीक है, तो ये सारे एप्लीकेशंस है, दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स, सो यू शुड नो इट वेरी वेल। तो ये रेडियो आइसोटोप्स की पहला एप्लीकेशन, ये दूसरा एप्लीकेशन, ये थर्ड एप्लीकेशन। क्लियर है? ओके, आई होप कि ये सारे लेक्चर्स जो होंगे आपको समझ में आएंगे। तो इसमें से आप देख सकते हो कि दो ही थे, जो कि कोबाल्ट 60 था and carbon 14. Those are the radioisotopes that are we know till now in the three fields: research, medicine and applications. तो जिन्होंने भी अभी तक हमारे रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है और चाहते हैं रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करना, दे शुड ज्वाइन आवर रेगुलर क्लासेस। एंड दोज हु आर नॉट येट फॉर्म फिलअप किए हो अभी तक CUET का, आप सब चाहो तो जल्द से जल्द उसके CUET का फॉर्म फिलअप करो। एंड देयर इज ए number in the description box. Those who want to join the classes, they can join our classes through that description number. You can contact us in WhatsApp for the regular classes. Okay, so all the best, have a nice day.